हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन या फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने राजस्थान का नामकरण, स्थिति विस्तार और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ ली है। आज का टॉपिक है अपना भौतिक प्रदेश। तो ये हस्तलिखित नोट्स है, सभी राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो रोज मिलते रहे। तो देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। तो जब स्थल के ऊंचाइयों का क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। यानी कि जब उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश निम्न हैं। यानी कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को सात भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उनका आधार है, यानी कि भौतिक प्रदेश का आधार है जलवायु, नहर एवं फसलों के प्रकार के आधार पर उन्होंने प्रोफेसर मिश्रा ने 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटा है। तो सबसे पहले है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। तो ये याद रखने हैं सातों के सातों। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। भौगोलिक शब्दावली की दृष्टि से राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि भौगोलिक शब्दावली की दृष्टि से राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है मरुप्रदेश यानी कि मरुस्थल को कहा जाता है। सेकंड नंबर पे है मेरु प्रदेश, मेरु पर्वत को कहा जाता है। माल प्रदेश, तो माल प्रदेश का अर्थ होता है पठार। यानी कि मेरु प्रदेश, माल प्रदेश, मरुस्थल, मेरु पर्वत और माल पर्वत। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को 2 वृत्त प्रदेश व 4 उप प्रदेश एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। 2 वृत्त प्रदेश व 4 उप प्रदेश व 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो ये भी याद। हरिमोहन सक्सेना 1994 के अनुसार उनकी पुस्तक थी हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। उसमें उच्चावच एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। 4 राजस्थान को भौगोलिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो भौगोलिक संरचना या उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाडोती का पठारी 4 भागों में हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। ये भौगोलिक एवं उच्चावच की संरचना के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन है। पश्चिमी मरुस्थलीय व पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश है 33 सागर, इनकी उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। और अरावली की और अरावली प्रदेश और हाडोती की उत्पत्ति यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई है। तो याद रखना है। राजस्थान में उच्चावच एवं भौतिक स्वरूप के आधार पर, यानी कि यहाँ उच्चावच का अर्थ स्थलाकृति स्वरूप जिसमें सतह पर विकसित पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान एवं निम्न भूमियों का अध्ययन किया जाता है। तो उच्चावच की दृष्टि से निम्न प्रकार से बांटा गया है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। जैसे मैदान तो 300 मीटर की ऊंचाई तक, समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई तक मैदान होते हैं। और पठार 600 मीटर की ऊंचाई तक पठार, और पहाड़ी 1800 मीटर की ऊंचाई तक ये समुद्र लेवल, जैसे समुद्र से तो समुद्र के 300 मीटर की ऊंचाई तक मैदान और 600 मीटर तक
पठार और 1800 मीटर तक पहाड़ी और 2700 मीटर तक पहाड़ और 2700 मीटर से ऊपर पर्वत आते हैं। राजस्थान की बात करें तो मैदान 51% है और पठार 31% है। निम्न भूमि क्षेत्र है जो 11% है। ये निम्न भूमि क्षेत्र है ना जो 300 मीटर नीचा यानी कि समुद्र से नीचा, अगर ऊपर सतह की बात करें तो वो तो 300 मीटर ऊपर मैदान आ जाता है। और नीचे की भूमि की बात करें, नीचे की सतह की, तो निम्न भूमि क्षेत्र आता है जो 11% है। पर्वत श्रृंखला 6% है राजस्थान के अंतर्गत और उच्च पर्वत शिखर है जो 1% है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 जर्मनी में किया गया था। इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि सातों महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे। उस सामूहिक स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता था। सातों महाद्वीप कार्बोनिफेरस युग में सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उस सामूहिक स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर स्थित सागर पेनतलासा सागर कहलाता था, यानी कि पेंजिया से महाद्वीप की उत्पत्ति हुई और सागर पेनतलासा से सागर की उत्पत्ति हुई। पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर स्थित सागर पेनतलासा सागर कहलाता है। कार्बोनिफेरस युग में सूर्य व चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति तथा पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति के कारण पेंजिया महाद्वीप दो भागों में विखंडित हुआ था। जो उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड यानी कि लोरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और स्थल 29% भाग पर स्थल है। तो स्थल खंड को पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया से महाद्वीप की उत्पत्ति हुई और ये जो पृथ्वी के पेंजिया के चारों ओर है ना जो जल था, इसे पेनतलासा कहा गया। पेंजिया के दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड यानी कि पेंजिया के दो भाग हो गए, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य एक भूसन्नति बनी जिसका नाम 33 सागर रखा गया। इस 33 सागर से ही हिमालय पर्वत, उत्तरी विशाल मैदान तथा थार का मरुस्थल भी 33 सागर से ही बने हैं। तो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है? तो 33 सागर से हुई है थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई तथा गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई और पेनतलासा से महासागरों की उत्पत्ति हुई। एक नोट है अपना, जो राजस्थान में गोंडवाना लैंड व 33 सागर के अवशेष मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते हैं। राजस्थान में अंगारा लैंड के अवशेष नहीं मिलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और सबसे छोटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश, फिर उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है और राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। यानी कि सबसे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पश्चिमी मरुस्थलीय सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे पहला भौतिक प्रदेश है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आज पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ते हैं। ऐसा भूभाग जहाँ पर न्यूनतम वर्षा, उच्च दैनिक तापमान, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, कटीली झाड़ियाँ, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है तथा जो कृषि के लिए कम उपयुक्त हो उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर कृषि कम की जाती हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। जहाँ कटीली झाड़ियाँ और रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती हो उसे ही क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। बनावट संरचना के आधार पर मरुस्थल के 3 प्रकार होते हैं। बनावट और संरचना के आधार पर मरुस्थल के 3 प्रकार होते हैं। बनावट और संरचना के आधार पर मरुस्थल के कितने प्रकार है? तो मरुस्थल
बनावट और संरचना के आधार पर मरुस्थल के 3 प्रकार हैं, जैसे ईर्ग, पहला ईर्ग, सेकंड नंबर हममादा, थर्ड रेग। ईर्ग है ना जो पूर्णतः रेतीला होता है ईर्ग, और ये सर्वाधिक ईर्ग जैसलमेर में मिलता है। और ये महान मरुस्थल भी, ईर्ग को महान मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ अत्यधिक शुष्क जलवायु और न्यूनतम वनस्पति पाई जाती है, अत्यधिक शुष्क होता है ये। और हमादा जो पूर्णतः पथरीला होता है, यानी कि चट्टानी होता है पूर्णतः। और सबसे ज़्यादा जो हो ये ना फलोदी, शिवाना, बालोतरा में एवं पोखरण जैसलमेर में हमादा प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। और रेग है ना जो मिश्रित मरुस्थल है, रेतीला प्लस पथरीला दोनों ही प्रकार के यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, बाड़मेर, जालोर, सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत। वर्षा के आधार पर मरुस्थल के प्रकार, 2 प्रकार। वर्षा के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा जाता है। बनावट की संरचना के आधार पर 3 प्रकार से ईर्ग, हममादा और रेग। और वर्षा के आधार पर 2 प्रकार से मरुस्थल को बांट सकते हैं, जैसे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जिसे ये 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की वर्षा होती है, और यहाँ से यहाँ तक अरावली के इधर 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये पश्चिमी मरुस्थल को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये पश्चिमी मरुस्थल को 2 समान भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पर्वतीय प्रदेश को पश्चिमी सीमा तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। 50 सेंटीमीटर यानी कि पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और शुष्क मरुस्थल जो 25 सेंटीमीटर तक होता है, और 25 से 50 सेंटीमीटर तक अर्धशुष्क मरुस्थल पाया जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल के भी 4 भाग है। एक तो गग्गर का मैदान, दूसरे नंबर शेखावटी अंतर्प्रवाही क्षेत्र, तीसरे नंबर पर नागौर की उच्च भूमि, चौथे नंबर पर लूणी बेसिन क्षेत्र। तो मैप के माध्यम से देख लो। मरुस्थलीय जिले ना 16 हैं अभी, 41 जिले होने के बाद पहले 12 थे, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर यानी कि पश्चिमी ब्यावर, पालीम, बाड़मेर, जालोर और बालोतरा और जैसलमेर, ये सभी जिले पश्चिमी जिले हैं जो 16 हैं। यहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। और यहाँ की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो शुष्क एवं अर्धशुष्क और BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इस मैप को ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय है कितने जिले, तो 16 है, ध्यान रख लो। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, पश्चिमी ब्यावर, बालोतरा और जालोर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे ये उष्ण नवीनतम युवा और मानवकृत व दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से निर्मित मरुस्थल है। यानी कि नवीनतम है, ये सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और भारत पाकिस्तान में पहले मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, जिसे राजस्थान में रेगिस्तान तथा पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में मरुस्थल की लंबाई कितनी है, तो 640 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व मरुस्थल की चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर मरुस्थल की चौड़ाई है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो 300 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि विस्तार की बात करें तो 640 किलोमीटर।
और औसत ऊंचाई की बात करें तो मरुस्थल की औसत ऊंचाई की बात करें तो 150 से यानी कि 150 से 300 मीटर है। ये ग्रेट पैलियोआर्कटिक मरुस्थल का विस्तार है। ये दुनिया का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दुनिया का घना बसा हुआ मरुस्थल है। ये दुनिया का घना बसा हुआ मरुस्थल है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसे रुक्ष प्रदेश भी कहा जाता है और राज्य में मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे, यानी कि ईश्वरी प्रसाद ने ही मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी थी। यहाँ की वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति और मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पाई जाती है। मिट्टी रेतीली बलुई और मोटे कण वाली मिट्टी होती है। यहाँ एरिडोसोल और एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थल में प्रमुख प्रकार की फसल है बाजरा, मोट और ग्वार, और खनिज हैं यहाँ पे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, लिग्नाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन इत्यादि प्रकार के खनिज मरुस्थल में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष हैं यहाँ का रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी, फोग, केर, आक, कैक्टस, थोर आदि। मुख्य नदी है लूनी और यहाँ इंदिरा गांधी प्रमुख नहर है। मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका ढाल तथा थार का मरुस्थल दो देशों के बीच में फैला हुआ है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जो भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15% है। भारत का भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान में है, 62% राजस्थान में फैला हुआ है। और अगर सैटेलाइट की बात करें तो उसके अनुसार 67% है। और भारत के 4 राज्यों में मरुस्थल फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। 4 राज्यों में मरुस्थल फैला हुआ है। थार का मरुस्थल उपोष्ण यानी कि उच्च दाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मरुस्थलीय प्रदेश के अवसादी चट्टानों की अधिकता है। मरुस्थलीय प्रदेश में इनमें कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। गुजरातरा प्रदेश चीनी यात्री हेनसांग ने इस प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश कहा था, यानी कि गुजरातरा प्रदेश किसने कहा था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने मरुस्थलीय प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश कहा था। शुष्क मरुस्थल यानी कि 2 भागों में बांटा गया, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 0 से 25 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले भाग को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। ये विस्तार जैसलमेर, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी बालोतरा, पश्चिमी चूरू इत्यादि आते हैं इसमें शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। ये 2 भागों में बांटा गया है, एक बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% भाग पर स्थित है। 58.5% पे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है ना 41.5% है। तो याद रखना है, कन्फ्यूज होना है। मुक्त आएगा तो 41.5 और युक्त आएगा तो 58.5%। मरुस्थल में अगला आता है अपना बालुका स्तूप। बालुका स्तूप से क्या तात्पर्य है? तो वनों के द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण यानी कि जमाव से बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ होती है उसको ही बालुका स्तूप कहा जाता है। ये तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। बालुका स्तूपों को सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जून माह तक होता है, यानी कि बालुका स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण मार्च से जून माह तक। बालुका स्तूपों के प्रकार सबसे पहले देखते हैं अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती रेखे, जिसे ही रेखे या क्षैतिज कहा जाता है। ये हवा के समानांतर बनने वाले टीलों को अनुदैर्ध्य टीले कहते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो हवा के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती रेखे या क्षैतिज बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के टीले पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बनने की संभावना अधिक होती है। जैसलमेर, बाड़मेर में सर्वाधिक अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 10 मीटर से 20 मीटर तक होती है तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर तक होती है। इस प्रकार से बनते हैं हवा के समानांतर
जो हवा के समानांतर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। अगले बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ कोई लंबवत या समकोणीय या अपवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। यह हवा के समकोण पर बनने वाले टीलों को अनुप्रस्थ टीले या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये पंजाकार या यू आकृति के होते हैं, जैसे यूं बनते हैं, हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये बालू का स्तूप आकार में बड़े व स्थायी होते हैं। ये बालू का स्तूप पूगल, बीकानेर के चारों ओर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, जोधपुर, चूरू तथा झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। अगले है बरखान प्रकार के बालू का स्तूप, या फिर इनको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, नवीन बाल युक्त तथा रंध्र युक्त होते हैं। और बरखान प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप होते हैं। ये भालेरी, चूरू, सीकर, देशनोक, लूणकरण, सर, बीकानेर, बालोतरा, ओशिया, जोधपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, जायल, नागौर, डीडवाना, कुचामन यानी कि मेंथा नदी घाटी, इस प्रकार के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बरछान या फिर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अगला है पैराबोलिक या परवलयकार बालू का स्तूप। ये महिलाओं की हेयर पिन की आकृति के समान होते हैं। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। सर्वाधिक गंगानगर जिले में होते हैं ये। नेटवर्क बालू का स्तूप पवन के द्वारा लहरनुमा आकृति से श्रृंखला के समान दिखाई देते हैं। ये आकार में छोटे व अस्थायी होते हैं। और ये बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तरी पूर्वी मरुस्थल के, जैसे हनुमानगढ़ जिले से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक विस्तृत है। नेटवर्क बालू का स्तूप लहरनुमा आकृति वाले होते हैं, अस्थायी होते हैं, छोटे होते हैं। अगले है तारा बालू का स्तूप। तो ये बालू का स्तूप तारे के आकार का होता है, जहाँ हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। हममादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र एवं गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र, बीकानेर, जोधपुर जिले में बनते हैं। ऐसे बनते हैं तारा बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, अजमेर, दूदू, जोबनेर, जयपुर तथा शिकर की पहाड़ियाँ हर्ष क्षेत्र में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप, इनका निर्माण अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। नोट है अपना, एक भुजा वाले टीलों को सीप कहते हैं। झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीलों को सप्र कापिज नेपका कहते हैं, यानी कि झाड़ियों के पीछे बनने वाले छोटे टीलों को सप्र कापिज कहते हैं। राज्य के अधिकतम 60 मीटर ऊंचाई वाले टीले देखे जा सकते हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा 60 मीटर वाले ऊंचाई वाले टीले देखे जा सकते हैं। राज्य में सामान्यतः 10 से 20 मीटर ऊंचे टीले देखने को मिलते हैं। तल्ली या मरोह किसे कहते हैं, तो मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्न भूमि अथवा गर्तों को तल्ली या मरोह कहते हैं। टाट किसे कहते हैं, तो मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को टाट कहते हैं। पलाया या फिर बालसुन किसे कहते हैं, तो मरुस्थल में पाई जाने वाली अल्पकालीन झीलें पलाया या बालसुन कहलाती है। रन दलदली भूमि को रन कहते हैं, जैसे बरनसर, कनौड़, बाकरी, लवा, पोकरण के रन जैसलमेर में है और बाप का रन फलोदी में है। पड़ियारा ताल छापर का रन चूरू में है और पचबदरा एवं तोब का रन बालोतरा में है। लाठी सीरीज किसे कहते हैं, तो लाठी सीरीज जैसलमेर जिले में पोकरण से मोहनगढ़ तक भारत पाकिस्तान सीमा के सहारे 80 किलोमीटर लंबाई एवं 60 किलोमीटर की चौड़ाई में जुरेसिक ट्राइसिक काल की औषधि शैलों से निर्मित भूमिगत मीठे पानी की जलधारा है, जिसे भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। ये रोग पासपेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसमें धामण, करड़ और तरगम व श्रवण घास मिलती है यहाँ पे। अगले मरुस्थल में जल संरक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि परंपरागत विधियां हैं। आगोर किसे कहते हैं, तो मरुस्थल में आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण आगोर कहलाता है। मरुस्थल में आंगन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण क्या कहलाता है, तो आगोर कहलाता है। आंगन के पानी का संरक्षण टाँके में किया जाता है। नाड़ी किसे कहते हैं, तो नाड़ी दैनिक आवश्यकता व पशुओं के लिए किया गया जल संरक्षण नाड़ी कहलाता है। संभवतः राज्य की प्रथम नाड़ी
का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। खड़ीन किसे कहते हैं? तो खड़ीन कृषि कार्य करने के लिए जल संरक्षण खड़ीन कहलाता है। खड़ीन प्रकार की झीलें का प्रचलन जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और खड़ीन सबसे ज़्यादा उत्तरी जैसलमेर में मिलती है। खड़ीन झीलों से पानी का उपयोग करने की एवज के बदले में कुल उत्पादन का 1/4 भाग कर के रूप में दिया जाता था। टोबा किसे कहते हैं? तो टोबा, ये जल संरक्षण की विधियाँ सभी। टोबा नाड़ी खड़ीन को, यानी कि नाड़ी को और खड़ीन को खोद कर गहरा किया जाए तो उसे टोबा कहा जाता है। बेरी या कुई किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में पाए जाने वाले छोटे छोटे कुएं होते हैं, उन्हें बेरी या कुई कहा जाता है। जोहड़ शेखावाटी में पाए जाने वाले कुएं को जोहड़ कहा जाता है। सेजा मेवाड़ में पाए जाने वाले कुएं को सेजा कहते हैं और बेरा ढूंढाड़ में पाए जाने वाले कुएं को बेरा कहते हैं। नेटा किसे कहते हैं? तो अतिरिक्त जल निकासी के लिए रखा गया स्थान नेहटा कहलाता है। अतिरिक्त जल निकासी के लिए रखा गया स्थान क्या कहलाता है? नेहटा। बेरा किसे कहते हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाले कुएं बेरा कहलाते हैं। और सेजा किसे कहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाले कुएं को सेजा कहते हैं। और जोहड़ शेखावाटी में पाई जाने वाले कुएं को सेजा कहते हैं। और बेरी किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में छोटे छोटे कुई टाइप के जो कुएं पाए जाते हैं, छोटे छोटे, यानी कि उसे कुई भी कहते हैं और बेरी भी कहते हैं। और नाड़ी और खड़ीन को खोद कर अगर गहरा कर दिया जाए तो उसे टोबा कहा जाता है। मदार किसे कहते हैं? जल भराव के लिए निश्चित की गई सीमा को मदार कहते हैं। जल भराव के लिए निश्चित की गई सीमा को क्या कहते हैं? तो मदार कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को छतों से पाइपलाइन के माध्यम से भूमिगत करना ही क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मरुस्थल में कहा जाता है इसे। होज किसे कहते हैं? तो होज जल संरक्षण के लिए खोदे गए गड्ढों या गर्त को होज कहा जाता है। गजलर किसे कहते हैं? तो छिद्रदार पाइपलाइन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण गजलर कहलाता है। छिद्रदार पाइपलाइन के माध्यम से किया गया जल संरक्षण क्या कहलाता है? तो गजलर कहलाता है। बावड़ी किसे कहते हैं? बावड़ी गोलाकार एवं कलात्मक सीढ़ी नुमा कुएं होते हैं, इनके अंदर सीढ़ियाँ बनी होती हैं। जल के लिए ये कुएं वर्षा जल पर निर्भर होते हैं। सर्वाधिक बावड़ी बूंदी में स्थित है, जिसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। झालरा जल संरक्षण हेतु निर्मित आयताकार कुंड जो किसी झील या तालाब के जल प्राप्त करता है, किसी झील या तालाब से जल प्राप्त करता है, उसे झालरा कहते हैं। आयताकार बना होता है ये। झालरे के पानी का उपयोग धार्मिक रीति रिवाजों के स्थान के लिए किया जाता है, पेयजल के लिए नहीं किया जाता है, किसी धार्मिक रीति रिवाजों और स्नान के लिए ही किया जाता है झालरे के पानी का उपयोग। आधुनिक विधियां हैं, जैसे ये तो थी परंपरागत, और अब है आधुनिक विधियां जैसे डैम, बांध, नहर, पंवारा, डैम या बांध परियोजना या पंवारा एवं बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, ये आधुनिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। मरुस्थल से संबंधित, यानी कि जल संरक्षण की विधियों से संबंधित परियोजनाएं हैं, जैसे स्वजलधारा परियोजना, तो ये 2002 में लाई गई थी। जल स्वावलंबन परियोजना, ये 27 जनवरी 2016 को लाई गई थी। ये इसका प्रथम प्रकाशन 21 जनवरी 2016 को, द्वितीय 9 दिसंबर 2016 को। 4 चरण है इसके, जो प्रथम चरण तो 21 जनवरी 2016 को, द्वितीय चरण 9 दिसंबर 2016 को, और द्वितीय चरण 9 दिसंबर 2016 को, और चतुर्थ चरण अक्टूबर 2018 को। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, 25 से 50 सेंटीमीटर। इसके 4 उपभागों में विभाजित किया गया है। अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में। पहला है घग्गर बेसिन मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और लूणी जवाई बेसिन यानी कि गोडवाड़ प्रदेश। घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी उच्चभूमि और लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश 4 भागों में बांटा गया है। इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी ब्यावर, पाली, जालोर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, इन जिलों में अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। घग्गर का मैदान का विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में है। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर
के मैदान का विस्तार है। इसे योध्य, गंगानगर और हनुमानगढ़ के दोनों के क्षेत्र को योध्य प्रदेश भी कहा जाता है। नाली, घग्गर के मैदान में नाले किसे कहते हैं? तो घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। घग्गर नदी के पाट को पाकिस्तान में तो हकरा कहते हैं और राजस्थान में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। बग्गी किसे कहते हैं? तो घग्गर नदी के उपजाऊ मैदान को राजस्थान में बग्गी कहते हैं। घग्गर नदी के उपजाऊ मैदान को, यानी कि घग्गर नदी के मैदान को क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। मिट्टी, तो भूरी मटियार मिट्टी यहाँ अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। सेम की समस्या क्या होती है? तो सेम की समस्या दलदली मिट्टी के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या के निदान के लिए जिप्सम की खाद का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम की खाद का प्रयोग किया जाता है। सफेदा या यूकेलिप्टिस के वृक्ष लगाए जाते हैं। नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना भी चलाई जा रही है। किसके लिए? सेम की समस्या के निदान के लिए। सेम की समस्या के निदान के लिए नीदरलैंड या पोलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना भी चलाई जा रही है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में देखी जाती है और सर्वाधिक जिला जो क्षेत्र है ना, वो बड़ोपल हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है सेम की समस्या से राजस्थान में। सेकंड नंबर पे है शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र। तो शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू व डीडवाना कूचामन का उत्तरी भाग आता है। इन जिलों का उत्तरी भाग आता है। सीकर, झुंझुनू, चूरू व डीडवाना कूचामन का उत्तरी भाग आता है। शेखावाटी में चूना पाया जाता है। चूना प्रधान मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, जो शेखावाटी व अरावली के उत्तरी ढालों में पाई जाती है। बांगर प्रदेश शेखावाटी क्षेत्र में अनुपजाऊ मिट्टी के मैदान को बांगर प्रदेश कहा जाता है, यानी कि अनुपजाऊ मिट्टी को शेखावाटी में क्या कहते हैं? तो बांगर प्रदेश कहते हैं। जोहड़ शेखावाटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक कुओं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी में घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें बीड़ कहा जाता है। घास के मैदान को बीड़ और प्राकृतिक जो हो कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। और शेखावाटी में अनुपजाऊ मिट्टी के मैदान को बांगर कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है आपको। नागौरी उच्चभूमि नागौर और डीडवाना कूचामन में, नागौरी उच्चभूमि में जिले मतलब नागौर और डीडवाना कूचामन, पहले नागौर आता था जो भी डीडवाना कूचामन भी आता है। इसकी नागौरी उच्चभूमि की 3 श्रेणियाँ हैं। जो मकराना श्रेणी सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना श्रेणी, और मांगलोद श्रेणी ये जिप्सम व कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि 3 श्रेणियाँ हैं, मकराना, मांगलोद और जायल। मकराना तो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और जिप्सम और कोयले के लिए मांगलोद श्रेणी प्रसिद्ध है। बीकानेर व नागौर के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जाती है जिसे हार्ड पेन कहा जाता है। यानी कि बीकानेर और नागौर के मध्य क्या पाई जाती है? जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, उसे हार्ड पेन कहते हैं। जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है जायल श्रेणी। और कुबड़ पट्टी पुष्कर, अजमेर व जायल नागौर के मध्य फैली हुई है। यहाँ के जल में फ्लोराइड की समस्या सर्वाधिक होती है, इसे क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी कहते हैं। अगला है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अगला भाग है लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश। तो लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश में प्रमुख जिले आते हैं पाली, ब्यावर, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, बालोतरा, दक्षिणी पश्चिमी बाड़मेर, जालोर एवं दक्षिणी नागौर जिलों में विस्तृत है ये। एक बार और देख लेते हैं। पाली, ब्यावर, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर, बालोतरा, दक्षिणी पश्चिमी बाड़मेर, जालोर व दक्षिणी नागौर जिलों में लूनी बेसिन का क्षेत्र विस्तृत है। लूनी बेसिन में एक शब्दावली आती है नेहड़ रेला। तो ये नेहड़ रेला क्या होता है? तो बाड़मेर, जालोर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहाँ लगभग 100 वर्ष पूर्व लहराता समुद्र था, इसे ही क्या कहते हैं? नेहड़ या रेला कहा जाता है। लूनी बेसिन की प्रमुख नदियाँ हैं लूनी, जोजड़ी, मीठड़ी, बांडी, लीलड़ी, शुकड़ी, जवाई, खारी, शागी, ये सभी नदियाँ लूनी बेसिन की प्रमुख नदियाँ हैं। लूनी बेसिन का प्रमुख बांध है जवाई बांध जो पाली में है। और वायु उपरदन से निर्मित मिट्टी को वायुड़ कहते हैं। सबसे गर्म जिला चूरू है। सबसे ठंडा जिला भी चूरू है, सबसे गर्म जिला भी चूरू है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात करें तो जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करें तो बांसवाड़ा।
राज्य में सर्वाधिक अधिशेष जल की बात करें तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर में सर्वाधिक अधिशेष जल है। मरुस्थल में वनस्पति जीरोफाइट या मरुद्भिद पाई जाती है। मरुस्थल में पाया जाने वाला सर्प पियूणा है। तारकागढ़ा चंदन नलकूप जैसलमेर में है। इसे चंदन नलकूप को थारकागढ़ा कहा जाता है। थार का मरु उद्यान कोलाई झील बीकानेर को कहा जाता है। और थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर और मरु महोत्सव जैसलमेर। मरुस्थल का मरो जिला बाड़मेर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। मरुस्थल का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। मरुस्थलीय रोकथाम कार्यक्रम। मरुस्थलीय रोकथाम कार्यक्रम तो राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 पे चलाया गया था। पहले इसमें 16 जिले थे, अभी वर्तमान में 22 जिले हैं। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78। सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम 1973-74। पूर्व में 11 जिले थे, अभी वर्तमान में 14 जिले हैं। और मरु रोकथाम कार्यक्रम 1999-2000 में चलाया गया है। इसमें 10 जिले आते हैं। मरु रोकथाम कार्यक्रम 1999-2000। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1993 से 1993-94। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 4 जिलों में चलाया गया था। एकीकृत समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992 से 93 ईस्वी में। एकीकृत समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992 से 93 18 जिलों में चलाया गया था। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तब मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1966 ईस्वी में। विकास बोर्ड, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1960। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966। और मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए संस्थाएं भी हैं, जैसे काजरी और आफरी। काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी जोधपुर में। और आफरी की स्थापना 1985 में की गई थी, ये भी जोधपुर में। काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च। और आफरी का एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये दोनों भी याद रखना है, काजरी और आफरी भी। ये मरुस्थल के प्रसार को रोकने वाली संस्थाएं हैं। और काजरी की स्थापना तो 1959 में और आफरी की 1985 में। तो ये था अपना आज का टॉपिक। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आज पढ़ लिया और अरावली प्रदेश अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये नोट्स आपको कैसे लगे। आप भले कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम ऐसे ही नोट्स काम आते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।